तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नोट है। तो पहला है डायरेक्ट करंट। तो दो प्रकार की करंट होती है, एक एसी करंट होती है, एक डीसी करंट होती है। एसी करंट को अल्टरनेटर करंट कहते हैं, जबकि डीसी करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो हम अभी देखने वाले हैं डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट करंट वह धारा जिसमें समय के साथ मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डीसी करंट कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि वह धारा जिसमें समय के साथ मान में कोई परिवर्तन न हो उसे डीसी करंट कहते हैं, यानी डायरेक्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट धारा कहते हैं। डायरेक्ट धारा को हिंदी में आपका डिस्ट धारा होता है। क्या होता है? डिस्ट धारा। डायरेक्ट धारा को क्या कहते हैं? डिस्ट धारा कहते हैं। इसके बाद है डीसी का वोल्टेज निश्चित रहता है। तो जो डीसी करंट रहता है उसका वोल्टेज क्या रहता है? निश्चित रहता है। अगर डीसी करंट का वोल्टेज बढ़ाना है तो उस डीसी को पहले एसी में हमको कन्वर्ट करके फिर उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से बढ़ा के फिर डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है कि डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है। डीसी का मान एवं दिशा नहीं बदलता, इसी कारण उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा उपयोग जो डीसी का होता है वो सेल बैटरी में उपयोग किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी के बीच में कुछ अंतर है। पहला परिभाषा के अंतर। तो परिभाषा का अंतर है कि एसी का धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तन होता है। जो एसी करंट है उसका धारा का मान समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है। लेकिन डीसी का धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता है, बल्कि वो एक कांस्टेंट रहता है। ओके। तो नेक्स्ट है उपयोग में क्या अंतर है? तो एसी का जो उपयोग किया जाता है वो एसी धारा जो भी एसी करंट पर चलता है उसी में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम बल्ब में उपयोग करते हैं, कूलर में उपयोग करते हैं, पंखा में उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे वस्तु है जहाँ पर हम एसी का उपयोग करते हैं, एसी मोटर में उपयोग करते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जो है डीसी। तो हमारे मोबाइल की बैटरी में डीसी करंट का उपयोग होता है। इसके अलावा वेल्डिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सेल और बैटरी में होता है डीसी का उपयोग। जहाँ पे डीसी उपकरण, डीसी अडेप्टर जो चार्जर होता है उस समय क्या हमको डीसी मिलता है, जिसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, बैटरी में वो चार्ज स्टोर हो जाता है। इसके बाद उत्पादन में अंतर। तो एसी का जो उत्पादन किया जाता है वो अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है। जो एसी धारा है उसका उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है, जबकि डीसी धारा का उत्पादन, जो डीसी धारा है, तो डीसी धारा का जो उत्पादन किया जाता है वो आपका, जो डीसी धारा का उत्पादन किया जाता है उसका उत्पादन जनरेटर के द्वारा किया जाता है। जो डायरेक्ट करंट होता है, हमारे डीसी धारा होता है, उसका जो उत्पादन किया जाता है वो आपका जनरेटर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है वोल्टेज। तो एसी का वोल्टेज उत्पादन 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है। जो एसी होती है हमारी अल्टरनेटिव करंट, उसका जो उत्पादन हम कर सकते हैं 33,000 वोल्ट तक कर सकते हैं। जबकि डीसी का वोल्टेज उत्पादन केवल 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। ओके। वो भी बहुत ही, डीसी जो होता है बहुत ही हाई वोल्टेज हो जाता है। नेक्स्ट है परिवर्तक के में अंतर। तो परिवर्तक कहने का मतलब है कन्वर्टर। तो एसी को डीसी में परिवर्तन करने वाली युक्ति को डायोड कहते हैं। कहने का मतलब एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करने के लिए हम डायोड का उपयोग किया जाता है, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। ओके।
इसके बाद डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। तो जो डीसी धारा है उसको हमें एसी में कन्वर्ट करना है, तो हमको पहले इन्वर्टर का उपयोग करके उसको एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप दो डायग्राम भी दिया गया है, एक अल्टरनेटिव करंट का है जो कि इसका मान समय के साथ बदल रहा है, जबकि डीसी धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता है। इसमें डीसी धारा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जबकि एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज आती है, मतलब पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, जबकि अमेरिका में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। ओके, नेक्स्ट है डीसी जनरेटर। तो कुछ डीसी जनरेटर के बारे में जान लेते हैं कि डीसी जनरेटर जो कार्य कैसे करता है। तो डीसी जनरेटर में है ना फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जाता है। डीसी जनरेटर में फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जाता है, और जो चालक होता है, जो उसमें अल्टरनेटर लगा होता है, उसको गतिशील रखा जाता है, जिससे उसमें फ्लक्स जो है वो डीसी जनरेटर में क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। इसके बाद एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में क्या होता है, जो फ्लक्स को गतिशील रखा जाता है, और जो चालक जो अल्टरनेटर होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, जिससे फ्लक्स क्या होता है, रोटेट करने पर उसमें क्या होता है, करंट उत्पन्न होने लगता है। इसके बाद नोट में दिया गया है, अगर अल्टरनेटर की रेटिंग 5 किलो वोल्ट एम्पियर से कम हो तो अल्टरनेटर की संरचना डीसी जनरेटर के समान होती है। जो आपका अल्टरनेटर होता है, एसी अल्टरनेटर, वो क्या होता है, उसका जो अगर 5 किलो वोल्ट एम्पियर से अगर कम का रेटिंग है या कम की अल्टरनेटर है, तो उसका जो संरचना होगा वो डीसी जनरेटर के समान होगा। ओके, तो आया वो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आगे देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट है डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है। जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर होता है उसमें क्या उत्पन्न होता है, एसी उत्पन्न होता है। लेकिन कम्युनिकेटर के माध्यम से एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। जो डीसी जनरेटर होता है वहाँ पे एक कम्युनिकेटर लगा होता है, जिससे क्या किया जाता है, एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर के अल्टरनेटर में। डीसी जनरेटर के अल्टरनेटर में दोनों कार्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो, डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर दोनों का कार्य सिद्धांत एक ही होता है। जो डीसी जनरेटर का अल्टरनेटर होता है और एसी जनरेटर का अल्टरनेटर होता है, वो क्या होता है कि दोनों का जो कार्य सिद्धांत है एक ही होता है। इसके बाद है ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए निम्न कंडीशन संतुष्ट है। मान लीजिए कोई जनरेटर एसी है या डीसी है, तो उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा किस कंडीशन में उत्पन्न होगा वो दिया गया नीचे। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे कि तो चालक या आर्मेचर उसमें होना चाहिए और दोनों के सापेक्ष गति होना चाहिए। तो चालक भी होना चाहिए, चालक या आर्मेचर, चालक वही आर्मेचर कहिए या फिर अल्टरनेटर कहिए, वही हो गया। और उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गति करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट। जो एसी और डीसी के बीच में जो कुछ इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है वो देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है वो है, पहला बोल रहा है एसी में फॉर्म फैक्टर का मान 1:11 होता है। जो एसी करंट होता है उसमें फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1:11 होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार डॉक्टर गिलबर्ट ने किया था। जो इलेक्ट्रिसिटी है जो उसका आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर गिलबर्ट ने किया था। नेक्स्ट है धात्विक सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह अवरोध प्रदान करता है। जो धात्विक सतह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अवरोध प्रदान करता है। नेक्स्ट है शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज 90 डिग्री से अग्रगामी होती है। जो प्योर कैपेसिटिव होता है, जो कैपेसिटी होता है, जो प्योर कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहता है। नेक्स्ट है एसी परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस का कारण किसी कोयल की इम्पीडेंस, उसमें ओहमिक रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो कोई भी एसी परिपथ है उसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा,
जो उसका रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, कोयल की इम्पीडेंस से ओहमिक रेजिस्टेंस से अधिक होता है। इसके बाद है एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस के मान बढ़ता है। लिखा है कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मान बढ़ जाता है। जो एसी सप्लाई देते हैं हम, वहाँ पे अगर हम एसी का फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि फैराडे कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस अनंत होगा तो डीसी परिपथ में संयोजित किया हो। जब भी अगर कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस अनंत होगा तो समझ लीजिए कि उसको कहाँ, जो कैपेसिटर है उसको कहाँ संयोजित किया गया है, वो डीसी परिपथ से संयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि शुद्ध कैपेसिटर सर्किट में, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में एसी सर्किट का पावर जब जीरो होता है। जो हमारे एसी सप्लाई में जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं, मान लीजिए कि मोटर में जो हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिससे पावर का लॉस यानी पावर कंजप्शन का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसका अगर यूनिटी का वैल्यू अगर 1 कर देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, पावर कंजप्शन जीरो हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच धारा प्रवाहित करने के लिए विभवांतर आवश्यकता होता है। मान लीजिए कोई बिंदु एक है और एक बिंदु बी है, तो ए बिंदु से बी बिंदु तक धारा को ले जाने के लिए हमको वीएमएफ यानी विभवांतर की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट है संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। जो संयोजी बैंड और चालन बैंड जो होता है, मतलब वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होता है, उसके बीच 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती है, एनर्जी गैप होता है। इसके बाद है एसी का मान सिग्नल के मध्य मूल का मात्रक इक्वल टू 1 आई मैक्सिमम बटा √2 होता है। जो एसी होता है उसका सिग्नल का वर्ग का माध्यम का जो मूल मात्रक होता है वो होता है 1 आई मैक्सिमम बटा √2 होता है। नेक्स्ट है वाट मीटर का मापन पावर द्वारा किया जाता है। जो वाट होता है, वाट मीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, पावर को मापने के लिए वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक सब कुछ। तो नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की बीमा जो होती है MLT A के पावर 1 होता है। क्या होता है, A के पावर 1 होता है। धारा, इसके बाद है धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन में प्रवाह के विपरीत होता है। जो धारा की दिशा होती है, अगर धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है 3 फेज एसी सप्लाई के स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज होता है। कहने का मतलब है जो एसी सप्लाई है 3 फेज, उसमें जो कनेक्शन होता है वो लाइन वोल्टेज के उसका जो फेज वोल्टेज होगा √3 फेज वोल्टेज होता है। किसी एलिमेंट का परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल भार पर निर्भर करता है। कोई भी एलिमेंट है उसका अगर हम एटॉमिक मास देखते हैं तो उसका जो एटॉमिक मास होता है उसमें जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों का योग के बराबर होता है। इसके बाद है दो आवेशों के बीच अट्रैक्शन और डिट्रैक्शन फोर्स का मान इक्वल टू R1 Q1 Q2 बटा d²। बल का जो फोर्स लगता है दो आवेशों के बीच उसका सूत्र है। तो आइए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट है ओम मीटर। तो लिखा है ओम मीटर की प्रोब्स, क्या लिखा है, ओम मीटर की प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट करने पर उसका संकेत 0 ओम दिखता है। जो आपका ओम मीटर है उसको अगर हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उसका जो संकेत है कितना दिखता है, 0 ओम दिखता है। इसके बाद है विद्युत धारा अर्थ की ओर प्रवाहित होती है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वो अर्थ की ओर प्रवाहित होती है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। इसके बाद 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अधिकाल 0.5 मिली सेकेंड होता है।
जो 2 किलो हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी देते हैं ना, तो उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 0.5 मिली सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद एसी सर्किट का वह गुण जो विद्युत धारा के वैल्यू को परिवर्तन का विरोध कर उसे इंडक्टेंस कहलाता है। जो एसी सर्किट होता है उसमें इंडक्टर इसी द्वारा लगाया जाता है कि वो धारा का वैल्यू क्या हो, परिवर्तित ना हो, इसलिए उसमें इंडक्टर का उपयोग किया जाता है जहाँ भी एसी सर्किट रहता है वहाँ पे। इसके बाद है किसी शुद्ध साइनोसॉइडल के लिए एसी धारा का एवरेज वैल्यू इतना होता है। तो कोई भी शुद्ध साइनोसॉइडल या कोई भी साइन वेव है, शुद्ध है लेकिन एकदम प्योर साइन वेव है, तो उसमें एसी धारा का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.637 हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक कम करके दिया है क्योंकि इसमें करंट का वैल्यू अभी ऐड करना बाकी है। ओके, तो धारा का अधिकतम मान के बराबर होता है। इसके बाद है वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ सर्किट में लैंगिक धारा होती है। जो वोल्टेज होता है उसमें जो इंडक्टिव परिपथ लगता रहता है वो धारा के क्या होता है, लैंगिक होता है। यानी धारा के क्या होता है, धारा के जो वोल्टेज होता है धारा से क्या होता है, लैंगिक धारा होती है। कहने का मतलब है कि लेगिंग धारा होती है। क्या होती है, लेगिंग धारा होती है। यहाँ पे लेगिंग होगा, लेगिंग मतलब जो वोल्टेज होता है करंट से आगे रहता है, लेगिंग रहता है। क्या रहता है, लेगिंग रहता है। इसके बाद है कैपेसिटिव एसी सर्किट में धारा करंट से आगे रहती है। देखो यहाँ पे लिखा है कैपेसिटिव सर्किट में, जहाँ पर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है वहाँ में जो एसी जो करंट होगा, जो एसी धारा होगा वो वोल्टेज से क्या रहेगी, आगे रहेगी। लेकिन इंडक्टिव जहाँ उपयोग करेंगे वहाँ वोल्टेज आगे रहेगी किससे, जहाँ पर वोल्टेज आगे रहेगी किससे, करंट से आगे रहेगी। इसके बाद है कैपेसिटेंस का आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होता। जो कैपेसिटेंस का आवृत्ति होता है वो प्रभावित नहीं होता है। इसके बाद है एसी सर्किट की धारकीय प्रतिघात इतना का फॉर्मूला है। तो जो एसी सर्किटीय धारकीय प्रतिघात ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला XC माइनस XC इक्वल टू 1/2 पाई F। इसके बाद है यदि वास्तविक शक्ति रियल पावर PT और आभासी शक्ति PA का पावर फैक्टर के लिए संबंध पूछे तो आपको देना है पावर फैक्टर इक्वल टू वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि लिखा हुआ है किसी शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है। जो शुद्ध परिपथ होता है जिसमें कोई भी पावर हानि नहीं होती है उसका जो पावर फैक्टर होगा उसको क्या कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद है एसी सर्किट को सॉल्व करते समय अदिश राशियों का समानांतर चतुर्भुज विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है। जब हम एसी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज विधि द्वारा घटाया जोड़ा जाएगा। वह फ्रीक्वेंसी जिस पर XL बराबर हो XC के वह अनुनादी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जहाँ भी XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो तो उसे ही हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक होता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंस का होता है। जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होता है। इसके बाद 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड जो हो जाएगा आपका 20 मिलीसेकंड हो जाएगा। इसके बाद चालकता का मात्रक ओम मीटर होता है, चालकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इसके बाद यदि वोल्टेज को n गुना बढ़ाया जाए तो चालक का आकार 1/n² करना होगा। कहने का मतलब जब वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो चालक का जो आकार होता है मतलब लंबाई होता है उसको कितना घटाना पड़ेगा, 1/9 1/n के पावर स्क्वायर। इसके बाद है एक इंडक्टिव परिपथ का वोल्टेज सापेक्ष करंट के वेगवान में होता है। जो इंडक्टिव परिपथ होता है उसमें वोल्टेज कहाँ रहता है, करंट के पीछे रहता है। जहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस है वहाँ करंट आगे रहता है, वोल्टेज से कितना डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे रहता है। ओके, तो आए हुए यहाँ तक कि आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आशा करता हूँ
तो यहाँ तक कि आपको सबको क्लियर हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरे दिन आएगा। जब तक के लिए जय हिंद।